हेलो बेटा, 9th क्लास आपका मैथ्स क्लास, नेक्स्ट मैथ्स का क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति ना। हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। 8th क्लास में आप लोगों ने किया भी है। या यूँ भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन कहते हैं। अब इस रियल नंबर लाइन पर अभी आप बहुत काम करेंगे, बहुत काम करना भी है। देखिए जैसे लिखा है कुछ उदाहरण 3 यहाँ पर। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। देखो बेटा, आप जब लाइन खींचते हो स्केल से, तो स्केल से जब लाइन खींचते हो तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आप ऐसे पॉइंट लगा सकते हो ना। 0, 1, 2, 3, 4 तो आपके उसमें है। अगर 1.2 करना है तो दो छोटे, 1 और 2 के बीच के छोटा सा डिवीज़न, 2 डिवीज़न ले लोगे तो वो 1.2 हो जाएगा ना। 0 से 1 और 1 और 2 के बीच में 2 खाने और ले लोगे तो 1.2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहें 1.23 आप बताइए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही √2 का मान तो अनंत स्थानों तक है। √2 का मान दशमलव के बहुत बड़ा स्थान पर कैसे स्केल से दिखा पाएंगे? तो संख्या रेखा पर इसको कैसे निर्धारित किया जाएगा वो चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है। आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ सुना है? पाइथागोरस प्रमेय? अच्छा चलिए, नहीं जानते हैं तो फिर बताते हैं। समकोण त्रिभुज समझते हैं कि नहीं? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री का। ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक, तो ये आधार कहलाता है, ये लंब कहलाता है, और 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहता है? कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, दोनों से, लंब और आधार से। एक लंब हुआ, जो खड़ा है समझ लो लंब है, जो लेटा है वो आधार है, और इसके बाद तीसरी भुजा क्या है? कर्ण। तो पाइथागोरस ये कहते हैं, पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है, उन्हीं के नाम से ये प्रमेय है कि कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। समझ रहे ना? इस सूत्र के आधार पर ही हम √2 का मान निर्धारित करेंगे। ठीक, कर्ण का अगर यहाँ वर्गमूल ले लें तो यहाँ भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जैसे 2 को हम 1 धन 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होता है ना, तो वर्ग लिख दिया। ठीक, और रूट अगर यहाँ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी √2 बराबर ये। तो √2 क्या होगा? ये क्या होगा? लंब। 1 क्या होगा? लंब, और ये 1 क्या होगा? आधार। लंब भी 1, आधार भी 1। अब देखिए, एक हमने एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन खींची, ये 0 है। 0 से यहाँ तक की दूरी को हमने 1 माना। वैसे तो 1 बहुत छोटा है, हमने 2 सेंटीमीटर को 1 के बराबर मान लिया। ओ के बाद ये ए जो है ये क्या है? 1 है। ठीक है, और यहाँ से ओ से यहाँ पर 1 है। ये ओ भी 1 है, और ओ ए भी कितना है? 1। तो जब ये 1 होगा तो ये कर्ण कितना होगा? √2 होगा कि नहीं? कर्ण का मान कितना होगा? √2। ठीक है, अब √2 को तो ये लाइन तो बना दी, लेकिन ये लाइन इस संख्या रेखा पर 0 से कितनी दूरी पर होगी? तो हमने क्या किया? प्रकार लिया, गोला प्रकार। हमारे पास नहीं था, हमने अंदाज से खींचा है। आप गोला प्रकार का नोक यहाँ रखिए और पेंसिल की नोक यहाँ रखिए। ये दूरी कौन कौन से? ए बी दूरी लिया और फिर नाप लिया ये दूरी। इसके बाद गोला प्रकार की नोक यहाँ रखकर वो जो दूरी लिया था उसी से हमने एक चाप लगा दिया। वो चाप इस लाइन को, इस संख्या रेखा, यही संख्या रेखा है, ये नहीं है, समझ लीजिए, ये संख्या रेखा नहीं बल्कि संख्या रेखा क्या है? ये 0 से ये दूरी लेकर एक चाप लगाया, तो उस चाप ने
रेखा को यहाँ काटा और यही पॉइंट क्या है, √2। यही पॉइंट क्या है, √2। तो संख्या रेखा पर ये है √2। आपकी बुक में चाहे जैसे बताया हो, ये आसान मेथड है, हमने इसलिए बताया। ठीक है। अब √3 का स्थान संख्या रेखा पर, √3 का स्थान कैसे दिखाओगे? फिर वही सूत्र लगाया, है ना। देखो 3 का मान क्या होता है, 4-1 होता है। आप कह सकते हो 2-1 भी तो होता है, लेकिन 2 और 1 हमने यहाँ इसलिए नहीं लिया कि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 किसी का वर्ग है नहीं है। वैसे 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 1 किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। इसलिए हमने 3 को 4-1 लिया। तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, 1 का स्क्वायर लिखा। ठीक है। तो अब यहाँ रूट लेंगे तो यहाँ भी रूट लेंगे। अब एक चीज़ देखो, हम लोगों ने सूत्र तो पढ़ा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो यहाँ धन अगर होगा तो ये लंब और आधार होगा, जैसे यहाँ किया था। धन होगा तो एक लंब होगा, आधार होगा। लेकिन अगर बीच में ऋण है तो ज़रा यहाँ देखिए, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर अगर इधर लाते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर। यानी अगर 2 वर्गों के बीच में ऋण साइन है तो पहला वाला कर्ण होगा, दूसरा वाला हम आधार मान लें। लंब भी मान सकते हैं, लेकिन चूँकि संख्या रेखा पर मुझे दिखाना है इसलिए हमने इसको आधार ही माना। ठीक है। तो ये दूसरा वाला फिर लंब हो जाएगा। तो इसका मतलब कर्ण की जगह हम √3 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √4 - 1। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखना होगा, अगर यहाँ रूट लगा दिया तो। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। यानी कर्ण बराबर तो 2 है, आधार बराबर कितना है, 1। अब इसी तरह से तो हमने ये बनाया। ठीक है। 1 2 3 ये नंबरिंग कर लिया। ठीक है। आधार कितना है बेटा, 1। तो 0 से 1 तक ये तो आधार हो गया। और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, 2। तो गोला प्रकार लेंगे, स्केल से 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। तो जहाँ पर ये इसको काटेगा वो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमने चाप से लेकर लगा। यहाँ 2 तो यहाँ भी दिख रहा है बच्चे, लेकिन ये 2 कहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी है। ये दूरी 1 और 2 है। ठीक है ना। जबकि हमने यहाँ से जब चाप लगाएंगे तो 1 के ऊपर काटेगा, 2 के नीचे कहीं पर काटेगा। ये दूरी कितनी हो गई, 2। ये दूरी 2, ये दूरी 1। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, √3। तीसरी दूरी कौन सी बची, लंब वाली दूरी कितनी बची, √3। ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, तो ये √3 आया। ठीक। अब √3 तो ये तो ऐसे भी दिख रहा है, हमको कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पर। प्रकार की नोक यहाँ रखो और पेंसिल की नोक यहाँ पर, माने ये दूरी लेकर हमने ऐसे चाप लगा दिया। तो जहाँ ये कटा वो पॉइंट क्या हो गया, √3। जहाँ कटा संख्या रेखा पर वो पॉइंट क्या होगा, √3। इसको बहुत अच्छे से समझकर अपने आप अपने कॉपी में, रफ कॉपी में पहले खींच लीजिए अच्छी तरह से। जब आपको ये बनाना आ जाए तब जाके फेर में उतारिएगा। ठीक, एकदम इतना साफ साफ दिखना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं प्रश्नावली 1.2। सत्य असत्य कथन यहाँ पर भी है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सब हैं, तो परिमेय भी वास्तविक है, अपरिमेय भी वास्तविक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ये भी सत्य है। क्योंकि जितनी भी रेखाएं हैं, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर दूरी भी है तो √4 के रूप में दिखाया जा सकता है कि नहीं। m एक वास्तविक नंबर है अगर, तो √m के रूप में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये सत्य है। ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती जरूरी नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं, खाली अपरिमेय ही थोड़ी होती हैं। और इसमें लिखा प्रत्येक वास्तविक संख्या, नहीं, प्रत्येक में परिमेय भी हो सकता है, वो अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं।
4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होता है। तो वो वर्गमूल अपरिमेय तो है नहीं। 5, 7 इन सब के वर्गमूल क्या हैं, अपरिमेय हैं। लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे 16/25 है, इसका वर्गमूल क्या है, 4/5। तो ये तो परिमेय है ना, अपरिमेय तो नहीं है ना। हाँ, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कीजिए। अब जैसे √3, √4, √2 बताया, √5 क्या है, 4 + 1 है, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब ये कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, और ये लंब है और एक आधार है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, लंब को 2, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2, इनको मिलाया तो ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, √5 होगी। ठीक है, प्रकार की नोक यहाँ रखा और पेंसिल की नोक यहाँ रखा, तो ये √5 दूरी आ गई। लेकिन ये दूरी तो दोनों उसके बीच में हमको क्या दिखाना है, संख्या रेखा पर। तो प्रकार की नोक यहाँ रखकर एक चाप ऐसे लगा देंगे, तो जहाँ ये कटेगा वो क्या होगा, √5। देखो √5 √4 से ज़्यादा है ना, तो √4 2 होता है, यानी √5 2 के बाद ही आना चाहिए। तो जब आप खींचोगे सही स्केल सही लोगे तो आपको ये आराम से बन गया ना। आपको √2, √3 और √5 रेखा खींचना आ गया ना। इसको अच्छे से खींचेगा, नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर पूछिएगा, या घर में कोई बताने वाला हो, या वीडियो सुनकर कई बार कोशिश कीजिएगा बेटा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, परिमेय भी हैं और अपरिमेय भी हैं। तो परिमेय का भी दशमलव प्रसार और अपरिमेय का भी दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले तो ये परिमेय संख्याएं देख रहे हैं ना, 10/3, 7। अब इनका दशमलव प्रसार क्या, आपको भाग देना आता है, भाग दीजिए। यहाँ देखो हमने भाग देकर निकाला है कि नहीं। 10 में 3 से भाग दिया, इतना आया। 7 में 8 से भाग दिया, इतना आया। 1 में 7 से भाग दिया, 4 में 5 से भाग दिया, 17 में 40 से भाग दिया। ये भाग दिया है। अब देखो यहाँ पर आप 2-3 बातें चेक कर रहे होंगे। 10 में जब 3 से भाग दिया तो कभी भी दशमलव ये शेष शून्य नहीं आ रहा है ना, फिर 3 बार चलता ही जा रहा है। लेकिन जब 7 में 8 से भाग दिया कि दशमलव यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल लास्ट में शून्य आ गया। 7 से भाग दिया तो 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, मतलब चलता ही चला जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए डैश डैश लगा है। 4 में 5 से भाग दिया तो शेषफल शून्य आ गया। 17 में 40 से भाग दिया तो शेषफल शून्य आ गया, है ना। तो इन सब को देखकर हम यहाँ 2 बातें देखते हैं। क्या, भाग देने की प्रक्रिया के कुछ चरणों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है या शून्य नहीं होता है। तो कब शून्य होता है और कब शून्य नहीं होता है, अगर हम इस बात की चर्चा कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान होगा बिना भाग दिए कुछ बातों का उत्तर देना। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरी बात क्या मिला, यदि शेष में पुनरावृत्ति होती है, मतलब शेष बार बार वही आ जाता है, जो ऊपर आया वही फिर नीचे 2-3 प्रक्रिया के बाद आ जाता है, तो भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। जैसे 10 में जब 3 से भाग दिया तो 3.3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे आता जा रहा है। ऐसे ही जब 1 में 7 से भाग दिया तो 1 4 2 8 5 7 तो गया, फिर इसके बाद एक शेष बचा तो फिर वही 1 4 2 8 5 7, फिर एक शेष बचा तो वही आता चला जा रहा है। ठीक है, तो भागफल में भी पुनरावृत्ति की खंड आएगा। जब शेषफल में एक प्रक्रिया के बाद फिर वही शेषफल ऊपर वाला आ जाए तो ऐसे ही भी क्या होता है, बदलता चला जाता है। ठीक है ना। आप देखिए नोट, वो संख्याएं जिनके हर में 2 पावर m 5 पावर n के खंड हैं उनके शेषफल शून्य है। जैसे देखो 8 क्या है, 2 × 2 × 2 है ना, यानी 2 की घात 3 है और 5 इसमें नहीं है तो 5 की घात 0 का मतलब 1। 2 और 5 जिनके शेष यहाँ है नीचे हर में,
2 या 5 या दोनों, तो उनके शेषफल क्या हो जाते हैं, शून्य होते हैं। और जब शून्य होगा तो जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार में शेष शून्य आ जाता है तथा दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, ऐसी संख्याओं को शांत या अवसानी या अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। मतलब जिसमें शेषफल शून्य आ जाए, दशमलव प्रसार होते होते दशमलव के अंत में शेषफल शून्य आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार या अवसानी या टर्मिनेटिंग। ठीक है। और दूसरा, जिन संख्याओं के प्रसार में शेष कभी शून्य नहीं होता तथा दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, उन संख्याओं को अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। अशांत हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव, क्योंकि बार बार वही नंबर रिपीट होता जा रहा है लेकिन दशमलव शून्य नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसको इस तरह लिखते हैं, 3 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 3 के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। अब एक उदाहरण देखिए, दिखाइए कि ये एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी तरह, दशमलव बाद देखो कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो दशमलव हटाया और नीचे 1 के आगे 6 जीरो लिख दिया, तो ये p/q के रूप का है ना। p इतना बड़ा नंबर है, q इतना बड़ा नंबर है, तो क्या हुआ, p/q के रूप का है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। दिखाइए कि ये एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बेटा पहले उदाहरण 6 की तरह हम इसको नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद पता नहीं कितने अंक हैं, हमें पता ही नहीं, तो नीचे हम 1 के आगे कितने ज़ीरो बढ़ाएं। तो इसका एक दूसरा तरीका है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर ये जो दिया है x का ये मान है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर, 3, ये 3 3 3 3, यही 1 नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो जब 1 नंबर रिपीट हो रहा तो 10 से गुणा कर दो, x में इधर भी 10 से गुणा कर दो, इधर भी। जब 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे चला जाएगा ना, तो ये 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ गया इस 3 के बाद, तो 3.3333 आ गया कि नहीं। अब इन दोनों को एक के नीचे एक यहाँ हम लिखते हैं, 10x बराबर 3.3333 था और x बराबर क्या था, 0 पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखेंगे, बाकी नंबर्स दाएं बाएं जैसा है वैसा लिखेंगे। अब घटा दें तो 10 में से 1 गया, 9x आ जाएगा। और यहाँ देखो ये सब 0 0 0 होता चला जाएगा, यहाँ 3 में से 0 घटेगा, 3 आ गया। तो दशमलव के बाद अगर सब 0 है तो उसको नहीं लिखते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/9, काट दें 3 से तो 1/3, ये p/q के रूप का हो गया कि नहीं। तो ये 0.333 का मान कितना होगा, 1/2 p/q के रूप का, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो उसी तरह का एक क्वेश्चन और है, दिखाइए कि 1.272727 रिपीट हो रहा है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर, 0.272727 रिपीट हो रहा है ना। तो 2 नंबर जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक लाइन खींच देने का मतलब यही नंबर रिपीट, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। अब जैसे हमने पिछले वाले में किया था, इसको x मान लिया 1.27272, अब 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, 1 के आगे 2 जीरो यानी 100 से गुणा करेंगे तो ये 0.2 अंक आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 127.272727। तो इसी के नीचे x फिर लिखेंगे, ऊपर लिखा था ना, नीचे लिखेंगे x, यहाँ 100 दशमलव के नीचे दशमलव, इस दशमलव के पीछे 127 था, इस दशमलव के पीछे 1 है, घटाएंगे तो 100 में से 1 घटेगा, 99 आएगा। और इधर तो 272727 था तो सब 0 0 आ जाएगा, देखो है ना। और 127 में से 1 घट के 126 आएगा, तो x बराबर 126/99, 9 से कट जाएगा है ना, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, ये और 9 11, 14/11, यानी ये p/q के रूप का है और q 0 नहीं है, यानी 14/11 इतने के बराबर हो गया है ना, यानी ये परिमेय संख्या है। ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं इसी तरह का, देखो
0.23535, 2 के बाद जो 35 है वो रिपीट हो रहा है। तो देखो 0.2 तो लिखा 35 के ऊपर लाइन, क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है ना, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से गुणा किया। 100 से गुणा करेंगे तो ये 0.2 अंक, 2 अंक आ गए, यानी 2 3 के बाद आएगा, 3 और 5 के बीच में यहाँ, है ना। 2 3 के बाद 0.353535 यही था ना, तो 3 तो उधर चला गया, 5 इधर आ गया, लेकिन 3535 ये लिखा गया। फिर x का मान इसी 100 x के नीचे लिखेंगे, तो 0 से पहले क्या है, 0.23535 ऐसे लिखेंगे। 100 में से 1 घटाएंगे 99x, और इसको घटाएंगे तो देखो 0 0 0 0 यहाँ तक तो आएगा, लेकिन 5 में से 2 घट के यहाँ 3 आएगा, और 23 में से 0 घटेगा तो 23 आएगा। तो 99x बराबर 23.3। तो 99 से भाग दे देंगे तो 23.3 बटे 99, ये दशमलव हटा के एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे, तो 233 बटे 990 पी बाई क्यू के रूप में हो गया ना। ऊपर वाला पी है, नीचे क्यू है, जो कि ज़ीरो नहीं, यानी ये मान कितना हो गया, 233 बटे 990। ठीक है, अब कुछ नोट्स हैं वो हम बाद में बताएंगे, टाइम काफ़ी हो गया बेटा। ओके, थैंक यू।